हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीजीपीएससी सीजीवापम। देखिएगा, आपके जो छात्रावास अधीक्षक भर्ती ठीक है, आपके जो छात्रावास अधीक्षक भर्ती को लेकर हमारी डेली क्लासेस जो चल रही हैं, उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ेंगे। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके करंट अफेयर का भाग 5। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आज हमारा क्लास आपका करंट अफेयर का रहेगा और करंट अफेयर के 4 वीडियो पहले ही मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, ये आज आपका कौन सा है, तो 5वां वीडियो है। ठीक, और करंट अफेयर से याद रखिएगा, यहाँ से 5 नंबर के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो पिछला जो 4 वीडियो मैंने अपलोड किया उन चारों में देखेंगे, और उन चारों में ज्यादातर चीजें हम लोगों ने जो, ठीक है, आपके वीडियो में जो मैंने आपको समराइज किया है, ठीक है, उनको आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे और बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, कहने का मतलब आप उन सब चीजों का क्या करें, रिविजन करें। ठीक, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिएगा, यहाँ पर एक नाम आपको याद रखना है, नाम है प्रीति सूदन जी का। ठीक है, प्रीति सूदन के बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है अध्यक्ष बनी है किसके, तो यूपीएससी के। ठीक है, तो प्रीति सूदन के बारे में क्या याद रखना है, ये अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं किसके, तो याद रखिएगा यूपीएससी के। ठीक, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है, तो नाम याद रखना है प्रीति सूदन जी। ठीक है, ये क्या है, इन्होंने नवीनतम पदभार ग्रहण किया है। इनके पहले या इनके पूर्व में कौन थे, तो नाम याद रखना है मनोज सोनी जी का। ठीक है, इनके पूर्व में कौन थे, तो आपको नाम याद रखना है मनोज सोनी जी का। ठीक है, और मनोज सोनी जी के बारे में क्या याद रखना है कि इनका जो टाइम है, ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि इनका कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही ये क्या करते हैं, अपने पारिवारिक स्थिति के कारण क्या करते हैं, ये इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, तो प्रीति सूदन का नाम किस लिए याद रखना है, याद रखिएगा, ये यूपीएससी के अध्यक्ष, नवीनतम अध्यक्ष बनी है। इनके पूर्व में मनोज सोनी जी थे, और इन्होंने अपने कार्यकाल पूर्ण होने के पहले ही क्या किया, तो इस्तीफा दे दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसके बाद आपको अगला जो नाम याद रखना है, ये नाम है अजय मणिकराव खानविलकर जी का। ठीक है, अगला नाम आपको याद रखना है अजय मणिकराव खानविलकर। याद रखिएगा, ये भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, हमारे भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, तो अजय मणिकराव खानविलकर का नाम क्यों याद रखना है, याद रखिएगा कि ये हमारे भारत के नए लोकपाल अध्यक्ष बने हैं। और इनके पूर्व में कौन थे या इनके पहले, ठीक है, भारत के लोकपाल अध्यक्ष कौन थे, तो नाम आपको याद रखना है पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, इनके पहले कौन थे, तो नाम आपको याद रखना है पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, इसके बाद एक नाम और आपको याद रखना है, जनरल साधना सक्सेना जी का। ठीक है, इसके बाद आपको अगला नाम याद रखना है जनरल साधना सक्सेना जी का। ठीक है, इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा आर्मी मेडिकल सर्विस। ठीक है, आर्मी की जो मेडिकल सर्विस होती है, ठीक, आर्मी मेडिकल सर्विस की ये पहली महिला, ठीक है, पहली महिला महानिदेशक ये बनी है। ठीक है, या देखिए इसको क्या कहा जाता है, डीजी कहा जाता है। ठीक है, डायरेक्टर जनरल। तो जनरल साधना सक्सेना के बारे में क्या याद रखना है आपको, तो याद रखिएगा जो आर्मी की जो मेडिकल सर्विस होती है उसमें पहली महिला महानिदेशक क्या कहें, पहली महिला डायरेक्टर जनरल डीजी, ये कौन बने हैं, तो नाम याद रखना है जनरल साधना सक्सेना जी का। ठीक है, इसके बाद आपको अगला नाम याद रखना है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और इसके बाद आपको अगला नाम जो है याद रखना है जी.आर. राय का। ठीक, अगला नाम क्या याद रखना है, जी.आर. राय का। ठीक, जी.आर. राय के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा
ये जो होते हैं क्या है, तो याद रखिएगा तैराक हैं। ठीक, जीआरआई के बारे में क्या याद रखना है आपको, सबसे पहले ये तैराक हैं, और साथ ही इंग्लिश चैनल को पार करने वाली दुनिया के सबसे कम उम्र की और सबसे तेज तैराक कौन बनी है, तो नाम याद रखना है जीआरआई का। ठीक है, इंग्लिश चैनल को, ठीक, इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला या सबसे कम उम्र की तैराक, या आप कहें, ठीक है, इंग्लिश चैनल को सबसे तेज पार करने वाली तैराक हैं। ठीक है, तो जीआरआई के बारे में आप लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले तो याद रखिएगा ये तैराकी करती हैं, और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली सबसे कम उम्र की तैराक है कौन, तो जीआरआई। उसके बाद दूसरा चीज क्या याद रखना है कि इंग्लिश चैनल को सबसे तेज पार करने का, ठीक है, जो श्रेय है वो किनको जाता है, तो इनको ही, इनको मतलब जीआरआई जी को। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग गणतंत्र दिवस में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं कुछ उसके बारे में देखते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा 2024 में हमारा जो गणतंत्र दिवस मनाया गया वो कौन से क्रम का था, तो याद रखिएगा 75वें क्रम का था। ठीक है, या ऐसा कहें 75, ठीक है, 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। और याद रखिएगा इस गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे। ठीक है, याद रखना है, नाम इंपॉर्टेंट है, इस गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे, तो नाम याद रखना है इमेनुअल मैक्रो। ठीक है, नाम क्या याद रखना है, याद रखिएगा इमेनुअल मैक्रो। ठीक है, इमेनुअल मैक्रो के बारे में क्या याद रखना है, याद रखना है कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, है ना, ये जो है फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, याद रखना है इनके बारे में। ठीक, ये जो है क्या, तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। साथ ही हमारा जो 75वां गणतंत्र दिवस हुआ उसके मुख्य अतिथि कौन है, तो इमेनुअल मैक्रो। ठीक है, अब देखिए जो 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसका जो है मुख्य विषय या कहें थीम क्या है, तो इसका मुख्य विषय है, यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये था विकसित भारत लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, इसका विषय या थीम क्या है, तो याद रखिएगा विकसित भारत, साथ ही लोकतंत्र की मातृका। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा इसके बाद आपको अगला नाम याद रखना है ऋषि सुनक जी का। ठीक है, अगला इसके बाद आपको किसका नाम याद रखना है, तो ऋषि सुनक जी का। ठीक है, ऋषि सुनक जी के बारे में क्या याद रखना है कि ये क्या करते हैं, इनकी पार्टी जो है ब्रिटेन में चुनाव हार जाती है। ठीक है, इनकी पार्टी जो है ब्रिटेन में चुनाव हार जाती है, तो ये क्या करते हैं, इनको अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, और ये देखिए ये क्या है, तो याद रखिएगा पूर्व प्रधानमंत्री। ठीक है, ये क्या है, तो पूर्व प्रधानमंत्री कहाँ के, तो ब्रिटेन के। ऋषि सुनक के बारे में क्या याद रखना है, पूर्व प्रधानमंत्री है ब्रिटेन के, और वर्तमान में जो प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, वर्तमान में ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री बने हैं उनका नाम है केयर स्टारमर। ठीक है, उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा केयर स्टारमर। और केयर स्टारमर के बारे में याद रखना ये कौन सी पार्टी से संबंधित है, तो याद रखिएगा लेबर पार्टी से। केयर स्टारमर का संबंध किस पार्टी से है, तो याद रखिएगा लेबर पार्टी से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है ऋषि सुनक के बारे में, ये ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे, है ना, इनकी पार्टी जो है कंजर्वेटिव पार्टी से संबंधित है और ये चुनाव हार जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें अपना पद छोड़ना पड़ता है। इसके बाद अभी देखिएगा जो पार्टी जीतती है वो लेबर पार्टी होती है, और लेबर पार्टी के जो केयर स्मार्टर है, ठीक है, ये जो है ब्रिटेन के इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। इसके बाद एक और नाम आपको याद रखना है, लियो वराडकर। ठीक है, लियो वराडकर के बारे में क्या याद रखना है, ये प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, ये जो है नवीन प्रधानमंत्री बनते हैं, और कहाँ के, तो याद रखिएगा आयरलैंड के। ठीक है, कहाँ के, तो याद याद रखिएगा आयरलैंड के, और ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, लियो वराडकर के बारे में क्या याद रखना है कि ये भारतीय मूल के हैं, है ना। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो है अपने दूसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, और अब ये जब प्रधानमंत्री बने तो ये इनका कौन सा कार्यकाल है, दूसरा कार्यकाल है। तो लियो वराडकर के बारे में क्या याद रखना है कि प्रधानमंत्री बनते हैं कहाँ के, इंग्लैंड के, और किस काल के लिए, तो दूसरे कार्यकाल के लिए। और साथ में याद रखना है कि भारतीय मूल के, ठीक है, भारतीय मूल से ये संबंधित है। ठीक है, भारतीय मूल के क्या है, तो वे व्यक्ति हैं। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, है ना, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे साक्षी मलिक जी के बारे में याद रखिएगा। पहले नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। साक्षी मलिक, ठीक है, साक्षी मलिक के बारे में क्या याद रखिए कि ये जो है क्या होते हैं, आइकॉन है किसके, तो याद रखिएगा महिला कुश्ती भारती के। ठीक है, भारतीय महिला कुश्ती संघ के, ठीक, भारतीय महिला कुश्ती संघ। ठीक है, तो भारतीय महिला कुश्ती के आइकन कौन बने हैं, तो नाम याद रखिएगा साक्षी मलिक। ठीक है, उसके बाद आपको एक और नाम याद रखना है, सत्या नडेला। ठीक है, इसके बाद आपको एक और नाम याद रखना है, सत्या नाडेला जी का। सत्या नाडेला जी के बारे में क्या याद रखना है, ये जो है टाइटन है ना, इनको टाइटन श्रेणी में क्या किया गया, पुरस्कृत किया गया है। ठीक, ये टाइटन श्रेणी इनको प्राप्त हुआ है, और किस लिए, तो याद रखिएगा ये जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ बने, है ना। ये जो है किस लिए, तो याद रखिएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ये जो है क्या बने, तो सीईओ बने। सत्या नडेला के बारे में क्या याद रखना है कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, है ना, भारतीय मूल के क्या है, तो व्यक्ति हैं। ठीक है, इसके बाद एक नाम आपको याद रखना है, आलिया भट्ट का। ठीक, एक और नाम आपको याद रखना है, आलिया भट्ट का। ठीक, आलिया भट्ट के बारे में याद रखिएगा, इन्हें आर्टिस्ट श्रेणी में, ठीक है, इन्हें आर्टिस्ट श्रेणी में क्या किया गया, चुना गया है। और देखिए ये जो तीनों नाम है, ठीक, ये जो तीनों नाम है, जैसे साक्षी मलिक हो गया, सत्या नडेला हो गया, आलिया भट्ट, इनके बारे में याद रखना है कि टाइम मैगजीन 2024 में, ठीक है, टाइम मैगजीन 2024 में ये जो है मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल, मतलब विश्व के 100, ठीक, विश्व के 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में इनको चुना गया है। ठीक, विश्व के 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में इनको चुना गया है। ठीक है, तो साक्षी मलिक, सत्या नडेला और आलिया भट्ट के बारे में क्या याद रखना है कि टाइम मैगजीन 2024 के अकॉर्डिंग इनको विश्व के 100 प्रतिभाशाली व्यक्तियों में चुना गया है। ठीक है, इतनी चीजें हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिएगा, एक जगह आपको याद रखना है, चंबल घाटी। ठीक, चंबल घाटी में कहाँ है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में, है ना। चंबल घाटी आपको कहाँ देखने को मिलता है, मध्य प्रदेश में। और इसके बारे में आपको क्या याद रखना है कि ये जो है रॉक कला स्थल, ठीक, चंबल घाटी में क्या, तो रॉक कला स्थल, ठीक है, और ये किससे बना है, तो याद रखिएगा प्राकृतिक चट्टानों से। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, याद रखिएगा, इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। ठीक है, इसको जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया गया है, शामिल किया गया है। किसको, तो चंबल घाटी मध्य प्रदेश में। ठीक है, चंबल घाटी जो मध्य प्रदेश में से राक कला स्थल को, प्राकृतिक चट्टाने जो हैं, इसको किसमें शामिल किया गया है, तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। ठीक है, इसके बाद एक नाम और आपको याद रखना है,
खूनी भंडारा। ठीक, इसके बाद एक नाम और आपको याद रखना है, खूनी भंडारा। खूनी भंडारा कहाँ से, याद रखिए बुरहानपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, खूनी भंडारा का संबंध किससे, याद रखिएगा बुरहानपुर मध्य प्रदेश से, है ना। और याद रखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो 17वीं शताब्दी में निर्मित, ठीक, 17वीं शताब्दी में निर्मित जल प्रबंधन प्रणाली है। ठीक, क्या है यहाँ पे, जल प्रबंधन प्रणाली है। ठीक, और इसको भी याद रखिएगा वर्ल्ड, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया गया है, चयनित किया गया है। ठीक है, तो यहां से आप इन दोनों चीजों को ही याद रखेंगे फिलहाल। ठीक, एक तो आपको याद रखना है चंबल घाटी को और दूसरा खूनी भंडारा को। ठीक है, इन दोनों को क्या किया गया है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। देखिएगा आपको मार्च के महीने में हमारे देखने को मिलेगा, भारत में मार्च 2024 में 6 स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। 6 स्थलों को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाता है। और ये 6 स्थल कहाँ से संबंधित है, तो मध्य प्रदेश से। ठीक है, इन 6 स्थलों का संबंध कहाँ से, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश से है। और इस प्रकार अभी आपको देखने को मिलेगा कुल 57, ठीक है, कुल 57 स्थल जो है हमारे भारत के, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या हो गए हैं, नामांकित हो गए हैं, सूचीबद्ध हो गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको याद रखना है एक जगह, ठीक है, नाम है केरल। ठीक है, आप केरल में एक जगह का नाम याद रखिएगा, कोझिकोड। केरल में एक जगह का नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कोझिकोड। कोझिकोड के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा इसको साहित्य का शहर कहा जाता है। ठीक, कोझिकोड के बारे में क्या याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको जो है साहित्य का शहर कहा जाता है। ठीक है, और इसको भी किसमें, तो यूनेस्को वर्ल्ड, इसको यूनेस्को में इसको शामिल किया गया है। ये जो है भारत का प्रथम, ठीक है, भारत का प्रथम जो है यूनेस्को साहित्यिक शहर है। ठीक है, तो केरल के कोझिकोड के बारे में क्या याद रखना है कि केरल के कोझिकोड को साहित्य का शहर होने के कारण यूनेस्को में शामिल किया गया है। और कोझिकोड के बारे में और याद रखना है कि प्रथम यूनेस्को साहित्यिक शहर कौन सा है, तो केरल का कोझिकोड। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा आपको और याद रखना है, अगला देखिएगा, अगला आपको याद रखना है हैदराबाद। ठीक है, अगला आपको कहाँ याद रखना है, तो हैदराबाद के बारे में। अब हैदराबाद के बारे में जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसमें क्या याद रखना है, तो याद रखिएगा, ठीक है, हैदराबाद को संगीत नाटक अकादमी, ठीक है, हैदराबाद को आपको याद रखना है संगीत नाटक अकादमी के क्षेत्र में, ठीक है, केंद्र के रूप में चुना गया है। ठीक है, तो हैदराबाद के बारे में आपको क्या याद रखना है कि हैदराबाद को जो है संगीत नाटक अकादमी के रीजनल सेंटर, या कहना जाए रीजनल केंद्र के रूप में क्या किया गया है, चुना गया है। किसके द्वारा चुना गया है, तो याद रखिएगा केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा चुना गया है, तो आपको याद रखना है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ठीक है, और साथ ही हैदराबाद को, ठीक है, अब ये चुना गया है किसके लिए, तो याद रखिएगा संगीत नाटक अकादमी की केंद्रीय, ठीक है, केंद्र के रूप में, रीजनल सेंटर के रूप में चुना गया है, जिसके कारण इसको दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जिसके कारण ये जो है, याद रखिएगा दक्षिण भारत का सांस्कृतिक, एक मिनट, ठीक है, दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो हैदराबाद में याद रखिएगा संगीत नाटक अकादमी का रीजनल सेंटर के रूप में, ठीक है, हैदराबाद को चुना गया है, और किसके द्वारा, तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय के द्वारा। और याद रखिएगा हैदराबाद जो है दक्षिण भारत का
प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाएगा, जिसके कारण हैदराबाद जो है दक्षिण भारत का प्रमुख सांस्कृतिक केंद्र के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिएगा। अगला आपको याद रखना है गुजरात के बारे में। ठीक, गुजरात के बारे में क्या याद रखिएगा, तो याद रखिएगा गुजरात में प्रथम पनडुब्बी पर्यटन योजना चालू की गई है। ठीक है, गुजरात में भारत की प्रथम पनडुब्बी पर्यटन योजना चालू की गई है। गुजरात में भारत की प्रथम पनडुब्बी पर्यटन योजना जो है चालू की गई है। ठीक है, और ये चालू की गई है, ये प्रारंभ कब तक हो जाएगा, तो याद रखिएगा अक्टूबर 2024 तक इसके प्रारंभ होने की क्या है, संभावना है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम पनडुब्बी योजना जो पर्यटन योजना चालू की गई है ना, पनडुब्बी पर्यटन योजना, इसका उद्देश्य क्या है, तो याद रखिएगा जो समुद्र के नीचे के जो छोटे क्षेत्र होते हैं, या कहा जाए समुद्र के नीचे के जो छोटे द्वीप वाले क्षेत्र होते हैं, ठीक है, उसके चारों ओर के समुद्री जीवन को अनुभव कराने के लिए ये पर्यटन योजना क्या किया गया है, चालू किया गया है। ठीक है, तो इसका उद्देश्य क्या है देखिएगा, जो समुद्र के किनारे के क्षेत्र कहें या कुछ छोटे द्वीप हैं, ठीक है, छोटे द्वीप हैं, उसी के आसपास के क्षेत्रों के समुद्री जीवन का, ठीक, उसी के आसपास के क्षेत्रों के समुद्री जीवन का अनुभव कराने के लिए, ठीक है, पर्यटन योजना क्या किया गया, तो चालू किया गया है। ठीक है, और स्पेसिफिक कौन सा एरिया आपको याद रखना है, कौन सा स्थान याद रखना है, तो वो स्थान का नाम क्या है, द्वीप बेट। ठीक है, कौन सा स्थान है, तो द्वीप बेट। ठीक है, ये इसके बारे में क्यों याद रखना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यही द्वारिका है। ठीक है, क्योंकि यही क्या है आपका, याद रखिएगा द्वारका है। ठीक है, द्वारका है जो भगवान कृष्ण की क्या है, तो नगरी है, जो हमारे भगवान कृष्ण की क्या है, तो नगरी है। ठीक है, और इसी नगर के, ठीक है, क्योंकि आपको पता है द्वारका जो है समुद्र के अंदर डूबा हुआ है, तो इसी नगर का, ठीक है, इस नगर का जो स्ट्रक्चर है या जो विरासत है उसी का अनुभव कराने के लिए, ठीक है, पनडुब्बी पर्यटन योजना क्या किया गया है, चालू किया गया है। ठीक है, इतनी चीजें हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला आपको याद रखना है केरल। केरल में आपको याद रखना है विझिन जाम बंदरगाह। केरल में आपको याद रखना है विझिन जाम बंदरगाह। ठीक है, विझिन जाम बंदरगाह के बारे में क्या याद रखना है कि यहाँ भारत का प्रथम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ठीक है, ये जो है भारत का क्या, तो प्रथम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ठीक, तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या देखिएगा, यहाँ से, ठीक है, इस बंदरगाह से जो बड़े मालवाहक गाड़ी होती है उसके जो सामान होते हैं, ठीक है, उसको जो है अलग अलग मालवाहक, अलग अलग जो मालवाहक जो बड़े जहाज हैं, ठीक है, उसे कई छोटे जहाजों में क्या किया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा। बेसिकली यहाँ पे होगा क्या देखिएगा, ये, ठीक है, ये एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ बड़े बड़े जहाज जो इसमें मालवाहक होते हैं, जो माल का क्या किए रहते हैं, एक जगह से दूसरे स्थान पे क्या करते हैं, सामानों का, ठीक है, स्थानांतरित करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस जगह से उन सब सामानों को छोटे और छोटे छोटे जो अलग मालवाहक वाहन है उसमें क्या किया जाएगा, उसके माध्यम से ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो केरल का विझी जाम बंदरगाह किस लिए याद रखना है कि यहाँ भारत का प्रथम ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। ठीक है, जहां से क्या किया जाएगा, जो बड़े बड़े मालवाहक जहाज है उनके जो सामान है उनको छोटे छोटे अन्य मालवाहक जहाजों के माध्यम से एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाएगा, स्थानांतरित किया जाएगा, ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, इतनी चीजें हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए अब हम लोग कुछ छत्तीसगढ़ से जो इम्पोर्टेंट कुछ चीजें हैं उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं, है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ वाली चीजें भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना आपका नेशनल है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ वाले पोर्शन से 1 या 2 नंबर के प्रश्न बिल्कुल भी पूछे जा सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम लोग अपने छत्तीसगढ़ के जो विधानसभा या मंत्रिमंडल है उसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है लखनलाल देवांगन जी का, ठीक है। लखनलाल देवांगन जी का नाम याद रखना है और इनके बारे में क्या याद रखना है, इनका कौन सा प्रभार इनको मिला है ना। तो लखनलाल देवांगन जी के बारे में याद रखिए, उनको वाणिज्य और उद्योग एवं श्रम का विभाग मिला है, ठीक है। वाणिज्य उद्योग एवं श्रम मंत्री कौन है, तो याद रखिएगा लखनलाल देवांगन जी, ठीक। अगला आपको याद रखना है नाम ओपी चौधरी जी का, ठीक। अगला नाम आपको याद रखना है ओपी चौधरी जी का। ओपी चौधरी जी के बारे में क्या याद रखना है, ये जो है वित्त, वाणिज्य कर, आवास एवं पर्यावरण, योजना आर्थिक एवं संख्यायिकी, ठीक है। तो ये इन प्रमुख क्षेत्रों का प्रभार जो है ये किनके कंधों पर है, तो याद रखिएगा आपके मंत्रिमंडल के मंत्री श्री ओपी चौधरी के कंधों पर। कौन सा, वित्त मंत्रालय, वाणिज्यिक कर मंत्रालय, आवास एवं पर्यावरण मंत्रालय, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी, इन सभी विभागों का प्रभार जो है ओपी चौधरी जी के पास है, ठीक। इसके बाद अगला आपको नाम याद रखना है लक्ष्मी रजवाड़े जी का, ठीक। लक्ष्मी रजवाड़े जी का, वो इनके बारे में आपको क्या याद रखना है, याद रखिएगा ये महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री हैं, ठीक। महिला एवं बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला नाम आपको याद रखना है श्री टंकराम वर्मा जी का, ठीक। टंकराम वर्मा जी के बारे में आप क्या याद रखनेगा, ये जो है राजस्व एवं आपदा प्रबंधन, और साथ ही खेलकूद एवं युवा कल्याण, इन विभाग का, ठीक है, जो प्रमुख कौन है, तो याद रखिएगा टंकराम वर्मा जी। तो टंकराम वर्मा जी, इनके कंधों पर राजस्व एवं आपदा प्रबंधन एवं खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग, ठीक है, ये इसके मंत्री हैं टंकराम वर्मा जी। तो यहाँ पर हम लोगों ने लखनलाल देवांगन जी, उनके प्रभारी क्षेत्र को, ओपी चौधरी जी के प्रभार वाले क्षेत्र को, श्रीमती लक्ष्मी रजवाड़े जी के प्रभार वाले क्षेत्र को और टंकराम वर्मा जी के प्रभार वाले क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग सीधा पहुंचते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक। अब हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, तो सीधा याद रखिएगा आपके उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कहा, तो याद रखिए अयोध्या, है। उत्तर प्रदेश में कहा, तो अयोध्या। अयोध्या में क्या याद रखना है, तो यहाँ महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। और अयोध्या में क्या याद रखना है, महर्षि, 1 मिनट, ठीक है, महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है। अयोध्या में हमारे रामलला जी भी हैं, है ना। तो वहां तक की पहुंच को सुगम बनाने के लिए आपको महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये देखने को मिलेगा। ये कहाँ देखने को मिलेगा, तो अयोध्या में, ठीक है। ये बिल्कुल ही नया है और इसका उद्घाटन किया गया, ठीक है। इसका क्या किया गया है, उद्घाटन किया गया है, कब, तो दिसंबर 2023 को, ठीक, दिसंबर 2023 को। और किनके द्वारा किया गया, तो याद रखिएगा भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ठीक है। साथ में याद रखिएगा इसके इसके भवन में, ठीक है,
जो महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है इसके टर्मिनल भवन में, ठीक है, अयोध्या श्री राम मंदिर की वास्तुकला को प्रदर्शित किया गया है। श्री राम मंदिर की वास्तुकला को प्रदर्शित किया गया है। ठीक है, तो यूपी में याद रखना है अयोध्या। अयोध्या में क्या याद रखना है, तो याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। ठीक है, और इसके द्वारा क्या किया जाएगा, जो अयोध्या में श्री रामलला जी का मंदिर है वहां तक के है ना पहुंच को क्या किया जाएगा, सुगम बनाया जाएगा। तो इसका उद्घाटन किया गया दिसंबर 2023 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, और इसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या टर्मिनल भवन में आपको श्री राम मंदिर देखने को श्री राम मंदिर की वास्तुकला को प्रदर्शित किया गया है। ठीक, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। चलिए मैं आज का क्लास यहीं तक रखता हूँ, पढ़ते रहिए।